आदित्य L1 पर दो बड़ी चुनौतियां, 125 दिन संपर्क में रहना पहली बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बड़ी चुनौती गति और ट्रैजेक्टरी पर कंट्रोल। ये दो बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने, जिनका सामना करना है इसरो के वैज्ञानिकों को, और हर चुनौती हम पार करेंगे, ये हर किसी को उम्मीद है। और आइए अब आपको बताते हैं, क्योंकि भारत के सूर्य मिशन की बात हो रही है, किस देश के कितने सूर्य मिशन अभी तक अंजाम दिए गए हैं, ये जानकारी हम आपको दे देते हैं। और अगर अमेरिका की बात करें तो 15, जर्मनी की बात की जाए तो 2, और यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो 5 सूर्य मिशन भेजे जा चुके हैं, यानी कुल मिशन अब तक 22 भेजे जा चुके हैं। और अब भारत ये बड़ी कामयाबी अपने नाम दर्ज करने जा रहा है। बीते 15 सालों में इसरो ने अपनी पहचान एक ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी के तौर पर बनाई है जो सब कुछ करने का मादा रखती है अपनी वैज्ञानिकों की काबिलियत के दम पर, जिसके साथ मिलकर अमेरिका की नासा और रूस की रोसकॉस्मोस भी काम करना चाहती है इसरो के साथ। वहीं पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को का मानो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। कैसे, एक दिलचस्प आंकड़े के जरिए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी ये जानने में जरूर होती है कि सुपार्को क्या कर रही है। भाई इसरो इतना नाम कमा रही है पूरे दुनिया में। 2008 में चंद्रयान 1, इसरो के 5 बड़े मिशन और 15 साल के आंकड़े हमारे सामने हैं। उधर सन्नाटे में आप देखिए पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी पिछले 50 सालों से है, जिसका नाम है सुपार्को, शायद ये नाम कोई जानता हो। 2013 में मंगलयान मिशन में कामयाबी मिली। 2019 में चंद्रयान 2, इसे लोग अगर कहते हैं कि असफल रहा तो गलत कहते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 ने जहां पर काम छोड़ा वहां से काम शुरू किया हमारे चंद्रयान 3 ने, और पूरी दुनिया में कामयाबी का परचम लहरा दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टूडियो में भी इस खबर का स्वागत किया जा रहा है। और 2023 में अब हम आदित्य L1 मिशन भेजने जा रहे हैं, यानी चांद को सलाम करने के बाद करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। हमारे स्टूडियो में भी इस वक्त हमने जबरदस्त तैयारियां की हैं, अगर आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक और जानकारी मैं आपको बता दूं, एक जानकारी और रह गई। इसरो की खासियत उसके बेहद सफल और सस्ते मिशन रहे हैं। कॉस्टिंग पर ध्यान दीजिए, भारत के चंद्रयान की ही तरह आदित्य L1 मिशन भी बेहद सस्ता है। इसका बजट अंतरिक्ष पर बनने वाली हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम है। अंदाजा लगाइए कितने सस्ते में हम इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। हॉलीवुड की फिल्मों से सस्ता आदित्य L1 कैसे? आदित्य L1 इंटरस्टेलर फिल्म और ग्रेविटी फिल्म के बजट से अगर इसकी तुलना की जाए तो बजट देखिए कहां पहुंच रहा है। किसी फिल्म का जो बजट है वो 1062 करोड़, एक का बजट 644 करोड़ अगर ग्रेविटी फिल्म की हम बात करें, और आदित्य L1 मिशन का जो बजट है वो सिर्फ 400 करोड़ है। यानी तालियां इस बात के लिए भी बजनी चाहिए कि ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं बहुत ही किफायत के साथ, बहुत ही कम पैसों में। इसीलिए कॉस्टिंग का अगर जिक्र ना किया जाए तो पूरी बात कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान भी मौजूद हैं और स्टूडियो में हमने जबरदस्त तैयारियां की हैं। ये देखिए यहां पर आपको रॉकेट नजर आएगा PSLV, और इस वक्त श्रीहरिकोटा में सब कुछ सेट हो चुका है और इसी तरह का माहौल नजर आ रहा है। वैसा ही हमने स्टूडियो में क्रिएट करने की कोशिश की है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर आलोक सिंह झा हमारे साथ मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के JNU से, और डॉक्टर राम प्रसाद प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राम प्रसाद प्रजापति, शुरुआत में आपसे करता हूं। पृथ्वी की निचली कक्षा में पहले इसे भेजा जाएगा और उसके बाद फिर पार्किंग पॉइंट, जिसे L1 हम कह रहे हैं, ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? बहुत आसान शब्दों में अगर आप बता पाएं। देखिए, हम देखें अगर तो पृथ्वी की 5 कक्षाओं को पार करेगा सबसे पहले आदित्य L1, और उसके बाद जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है लगभग वायुमंडल उससे पार कर जाएगा। ठीक है। और L1 वो पॉइंट है जिसको लेग्रांज 1 पॉइंट कहा गया है। ऐसे 5 पॉइंट होते हैं जहां पर ये माना जाता है कि अगर 2 बड़ी खगोलीय पिंड होते तो उनके मध्य में जो वो वस्तु होती है वो समान गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, और वहाँ पर उसका जो वृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्री बल होता है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो कुल मिला के वो एक लेग्रांज बिंदु होता है, और उसके जो ऑर्बिट होता है उसको हेलो ऑर्बिट कहा गया है, जिसमें कि वहाँ पे बिल्कुल स्थिर रहकर
एक ही साथ में बिना किसी सोलर या लूनर इक्लिप्स के वो सूर्य और पृथ्वी दोनों का अध्ययन कर सकते इसीलिए हैं। उसे पार्किंग पॉइंट माना जी, जाता है। तो उसी को पार्किंग पॉइंट कहा जाए। ऐसे 5 बिंदु होते हैं जिसमें L1, L2, L3 ये पृथ्वी और सूरज को मिलाने वाली कक्षा के समानांतर होते हैं, एकदम एक लाइन पर होते हैं, और बाकी जो 2 बिंदु होते हैं वो उसके वर्टेक्स पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। तो L1 बिंदु जो है वो 15 लाख किलोमीटर पर दूरी पर स्थित है, जहां पर इसको भेजा जा रहा है। और इसका जो अहम पार्ट है वो ये है कि जो जिसको सोलर विंड या कोरोना बोल रहे हैं, तो कोरोना एक सूरज के जो आसपास को जो बाहरी वातावरण है, जो फोटोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर उसे कहा जाता है, जिसका ताप लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। और वो ताप क्यों इतना अधिक होता है? सरफेस पर काफी कम ताप होता है। तो ये ताप बढ़ने का कारण क्या है? तो वो उसका महत्वपूर्ण कारण है कि उसमें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा एक 4th स्टेट ऑफ मैटर होती है, जिसमें कि साधारण जो हमारी अवस्थाएं, ठोस या जो द्रव्य या जो गैस है, उससे इतर ये जो अणु होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन और आयंस जो हैं वो अलग हो जाते हैं बहुत अत्यधिक ताप पर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सोलर कोरोना का या सन का, उसको भी स्टडी करेगा, जो इसमें एक पेलोड लगा है।